हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग अपना और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। भाई कहाँ है डस्टर? अरे वो ना यार, बड़ा करना यहाँ पे रखा हुआ। ठीक है, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, अपना और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो कल का एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बेटा? क्या क्या पढ़ा था? हाँ, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसमें हमने पहले लॉ में ये पढ़ा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल डायरेक्शन के। सेकेंड हमने पढ़ा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अपोज करती है किसको? रिलेटिव मोशन को, मतलब जिस दिशा में मोशन होगा उसके विपरीत दिशा में फ्रिक्शन लगेगा। तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे ये डिपेंड नहीं करता है जब तक आर सेम है। अगर नॉर्मल डायरेक्शन सेम है तो ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। और चौथा हमने क्या पढ़ा था कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है डिपेंड करती है किसके ऊपर? नेचर ऑफ द सरफेसेस कमिंग इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, जितना ज्यादा रफ सरफेस होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जितना कम होगा उतना ज्यादा कम होगा फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा ये एक चीज हमने पढ़ी थी लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और हमने क्या पढ़ा था? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ पे हमने बात की थी म्यू आर के बराबर, और म्यू किसके बराबर था? एफ बटे में आर था। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का अगर है म्यू ऑफ एल इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन एफ ऑफ एस बटे में आर, और अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो एफ ऑफ के बटे में आर। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि भाई वेरिएशन, ऐसा वेरिएशन पढ़ा था कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का भी वैल्यू कम होता है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन का सबसे ज्यादा होता है। और हमने क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जबकि हमने ये देखा था कि अगर कोई बॉडी है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन और भाई हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट जो बन रहा है, ये एंगल थीटा जो है ये हमारे पास क्या था? एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। और ये tan ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर आया था? म्यू के बराबर, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन आर के बराबर ये हमारे पास आया था। तो ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ रिपल्स या एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी इसे कहा जाता है। क्या? एंगल ऑफ रिपल्स या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। दिव्या, ओ दिव्या, बच्चे क्या होगा एंगल ऑफ रिपल्स या एंगल ऑफ स्लाइडिंग? सर जी आपने पढ़ाया ना, मुझे कैसे आएगा? चलो ठीक है, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन ये बता दो। कौन बताएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन? जल्दी से, सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड नॉर्मल का रिजल्टेंट और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है। रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है। ठीक है, चलो हाँ, रिजल्टेंट किसका? भाई नॉर्मल रिएक्शन का और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट बनता है वो, और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होगा उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है दैट इज एंगल ऑफ रिपल्स या एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग। सर एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होता है? ठीक है, स्लाइडिंग से आपको पता चल रहा होगा कि स्लाइडिंग से क्या अभिप्राय है? स्लाइड करना, ऑब्जेक्ट को स्लाइड करना। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। कॉपी है किसी के पास? हार्ड सरफेस वाली कॉपी, हार्ड सरफेस वाली कॉपी है? ठीक है, यही दे दो, ये दे दो, बुक दे दो। देखो अभी देखो, अच्छा ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है और सपोज दैट ये कोई मेरे पास प्लेन है। ठीक है, मैं इसका एक लाइन ऐसे ड्रा कर देता हूँ। ये लाइन मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रा कर दी। अभी बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड है, ये लाइन भी पैरेलल टू द ग्राउंड है, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बुक मेरे पास है, ये भी पैरेलल टू द ग्राउंड है। अब क्या होगा अगर मैं इस बुक को उठाता जाऊं, ऐसा उठाता जाऊं, ऐसा उठाता जाऊं, तो भाई ये एक एंगल सबटेंड करेगा किसके साथ? ग्राउंड के साथ। ठीक है, लेकिन एक एंगल ऐसा आएगा, अभी ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है, मैं इसको ऐसा उठा रहा हूं, तो एक एंगल ऐसा आएगा जब ये ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू हो। ये एंगल वो है, इस एंगल पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू हो। तो कहता है भाई जिस एंगल पर ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू होता है उसी एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ स्लाइडिंग कहते हैं। तो भाई अगर ग्राउंड के हिसाब से मैं देखूं
कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास किसी सरफेस के ऊपर है और वो किसी सर्टेन एंगल पर स्लाइड करना शुरू कर दे, किसी सर्टेन एंगल पर स्लाइड करना शुरू कर दे, उसी एंगल को हमारे पास क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, एंगल ऑफ स्लाइडिंग या फिर एंगल ऑफ रिपोज भी कहा जाता है। सपोज दैट थीटा नहीं रखेंगे, थीटा का हमने कल के क्वेश्चन में रखा था, कल के क्वेश्चन में थीटा कल का जो था वो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, हम इसको अल्फा मान के चलते, चलो अल्फा एंगल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा m और ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींचेगा mg, डायरेक्टली नीचे की तरफ खींच रहा है। दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट जो थे एक दूसरे के ऊपर, बुक के ऊपर जो मैंने बॉक्स रखा हुआ था, उनके बीच में नॉर्मल डायरेक्शन कैसे था? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो नॉर्मल डायरेक्शन अगर देखा जाए तो नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे रहता है, इस बुक के परपेंडिकुलर ऐसा। ये है हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन। ध्यान देना, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, नॉर्मल डायरेक्शन सीधा सीधा परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड कर देते हैं। परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड नॉर्मल डायरेक्शन नहीं होगा, वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड नॉर्मल डायरेक्शन तब होगा जब ऑब्जेक्ट जो है, प्लेन जो है, वो सीधा सीधा पैरेलल टू द ग्राउंड है। अगर दो ऑब्जेक्ट मेरे पास, जैसे मैं हाथों को ऐसे टच कर रहा हूँ, इन हाथों का नॉर्मल डायरेक्शन कैसे होगा? हाथ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स इस तरफ लग रहा है तो ये इस तरफ लगा रहा है, तो इनका नॉर्मल डायरेक्शन कैसे है? दैट इज पैरेलल टू ग्राउंड। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसे है? परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। हाथ मेरे कैसे है? परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, लेकिन नॉर्मल डायरेक्शन कैसे लग रहे हैं? तो नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा सरफेस के ऊपर ही लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये हो गया और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू किया। दूसरी बात, अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन का रिवर्स पोर्शन लेता हूं कि भाई यहां पर इसने ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाई होगी, तो बाय कंस्ट्रक्शन ये एंगल जो होता है ना, ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर ही रहते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर ही रहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। अब किसी दिन हम इसको प्रूफ कर लेंगे अगर करने की जरूरत हो, कि अभी इतना याद रख लो कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर है। ठीक है, अच्छा नाउ रिजॉल्व। देखो थ्योरी लिखना मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम थ्योरी लिखेंगे, बाकी क्वेश्चंस में आप भी थ्योरी लिख लेना। ठीक है, चलो भैया, तो इस क्वेश्चन को पूरा थ्योरेटिकल पूरा कंप्लीट करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, बाकी नोट बनाना। सो हम लिखेंगे भाई, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m on an inclined plane, inclined plane। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है भाई? m है। जिसका मास कितना है? m। suppose alpha be the angle between the plane and ground, at which object starts sliding. Then alpha is known as angle of sliding. Fan of it. Then alpha is known as angle of sliding. उस वक्त हमारे पास क्या होगा? अल्फा जो होगा एंगल ऑफ स्लाइडिंग होगा। ठीक है, अच्छा भैया देखो, now according to figure angle subtended between the normal direction and mg vector, angle subtended between नॉर्मल एंड mg के बीच में जो एंगल होगा वो भी कितना होगा? विल आल्सो बी अल्फा। वो भी कितना होगा सर? अल्फा होगा। रिजॉल्व mg into two rectangular components। resolve mg into two rectangular components। mg को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में बांटो।
वेक्टर्स आ गया अपनी शक्ल दिखाने, है ना। तो भाई mg को अल्फा यहाँ पे बनना है, तो mg को दो वेक्टर्स में बांटना है। तो दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं? साइन एंड कॉस। और साइन होगा परपेंडिकुलर और कॉस होगा जिस साइड के साथ अल्फा बन रहा है, एंगल बन रहा है पैरेलल। तो भैया इसका ये तो पैरेलल ऑलरेडी है, परपेंडिकुलर क्या होगा? ऐसा परपेंडिकुलर होगा ब्लू वाला। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? mg sin अल्फा, mg sin अल्फा। और ये कौन सा रहेगा? mg cos अल्फा। ठीक है, mg sin अल्फा एंड mg cos अल्फा। ठीक है, mg sin अल्फा एंड mg cos। अच्छा भैया, वी गेट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने के बाद हमारे पास फॉर स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? mg sin अल्फा। और देखिए भैया mg sin अल्फा, ये पूरी वैल्यू mg कांस्टेंट है, अल्फा का वैल्यू बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे थे तो उस वक्त अल्फा का वैल्यू बढ़ रहा था। कहां से कहां तक जाएगा? 0 to 90 डिग्री। और 0 to 90 डिग्री जाएगा तो एज लॉन्ग एज थीटा अप्रोचेस फ्रॉम 0 to 90, साइन ऑफ थीटा अप्रोचेस टू 0 to 1, 0 to 1, मतलब उसका वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा। सो यही अल्फा है जिसके कारण हमारे पास ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है। ठीक है भाई। सो भाई हमारे पास क्या आएगा? स्लाइडिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्लाइडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है mg sin अल्फा। और इसके रिवर्स डायरेक्शन में अब ये स्लाइड तो करेगा लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या कहेगा? भाई नहीं, तू यहीं पे रुक जा। फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसको रिवर्स डायरेक्शन में यहां पर होगी फ्रिक्शनल फोर्स। स्मॉल एफ से हमने कंसीडर किया था तो स्मॉल एफ से ही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ से ही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है भैया, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये किसके बराबर है? स्मॉल एफ के बराबर है। और भैया हमारे पास अकॉर्डिंग टू डायग्राम mg cos ऑफ अल्फा किसके बराबर है? mg cos अल्फा वो किसके बराबर है? नॉर्मल रिएक्शन r के बराबर है। अगर मैं कोफिशिएंट देखूं, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखूं, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन दैट इज काइनेटिक, स्लाइड करेगा तो मोशन में रहेगा ना, तो फ्रिक्शन कौन सा कोफिशिएंट होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन का होगा। तो मैं क्या करता हूं भाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान के चलते हैं। नाउ म्यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आर के बराबर होता है फ्रॉम द प्रीवियस डेफिनेशन जो भी हमने रिकैप किया। म्यू किसके बराबर होता है? F upon R. Substitute the values from equation first and second in this equation. Let us suppose that this is equation A. Substitute the value. Putting the value of equation first and equation second in equation A. Substitute the value of equation first and equation second in equation A. We get कितना आएगा भाई हमारे? जब मैं f और r का वैल्यू यहाँ पे डालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? वी गेट म्यू इज इक्वल्स टू mg sin अल्फा डिवाइडेड बाय mg cos अल्फा। तो भाई mg खत्म। तो भाई म्यू कितना बना हमारे पास? म्यू इज इक्वल्स टू sin अल्फा बटे में cos अल्फा, sin अल्फा बटे में cos अल्फा विच इज इक्वल्स टू tan। तो भाई क्या यही हमारे पास tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan थीटा के बराबर? कल भी हमारे पास यही आया था, म्यू इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अगर हम देखें तो अल्फा एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर हो। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बराबर, व्हिच इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा के बराबर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, कई बार इस पर न्यूमेरिकल चढ़ जाता है। यही थ्योरी लिखना है और क्या है, मतलब मैं डायरेक्टली समझाता हूँ, मैथमेटिकल इक्वेशंस करवाता हूँ, आपको यही लिखना है। जो मैं बकबक करता हूँ आपको वही अपनी भाषा में लिखना है जैसे आपको सूटेबल है। ठीक है, यही थ्योरी पोर्शन है और क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है भैया, नेक्स्ट